नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की अहम और बड़ी खबरें कौन सी हैं बताएंगे आपको, लेकर आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट और सिक्का भी करेंगे जारी। देश को आज मिलेंगी 3 वंदे भारत ट्रेन की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा। कोलकाता रेप मर्डर केस में ममता सरकार पर भाजपा लगातार हमलावर। बैकफुट पर आई टीएमसी। केंद्र से बलात्कारियों के लिए मृत्युदंड का कानून पारित करने की मांग को लेकर आज करेगी विरोध प्रदर्शन। वहीं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन भी निकालेगी शांति मार्च। ओमान की ओर बढ़ा चक्रवात अस्ना। गुजरात पर असर नहीं। राज्य में भारी बारिश के कारण कई शहरों और हजारों गांवों में जल भराव की स्थिति। उत्तर प्रदेश में आज भाजपा की बूथ स्तरीय कार्यशाला। 1,62,000 बूथों पर एक साथ आयोजन। सदस्यता अभियान को लेकर रणनीति को दिया जाएगा अंतिम रूप। और पेरिस ओलंपिक में तीरंदाज राकेश कुमार प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अगले दौर में 5वीं वरीयता प्राप्त राकेश का इंडोनेशिया के केन स्वागुमिलान से होगा सामना। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में 5 कार्य सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिला न्यायपालिका से संबंधित विषयों जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन, सभी के लिए समावेशी न्यायालय, न्यायिक सुरक्षा और न्यायिक कल्याण, मामला प्रबंधन और न्यायिक प्रशिक्षण पर विचार विमर्श और चर्चा की जाएगी। इस उद्घाटन कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री, भारत के अटॉर्नी जनरल, सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और भारतीय बार काउंसिल के अध्यक्ष भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना करेंगे। ये 3 वंदे भारत ट्रेन चेन्नई, एग्मोर, नागरकोइला, मदुरई, बेंगलुरु छावनी और मेरठ, लखनऊ के रूट पर चलाई जाएंगी। इन वंदे ट्रेनों के चलने से जहां लोगों को फायदा होगा, वहीं यात्रा के समय में भी काफी कमी आएगी। भारतीय रेलवे के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक साबित होने वाला है, जब उसके बेड़े में 3 वंदे भारत रेलगाड़ियां जुड़ने जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करते हुए ये अत्याधुनिक 3 वंदे भारत ट्रेन चेन्नई, नागरकोइल, मदुरई, बेंगलुरु और मेरठ, लखनऊ के रूट पर चलाई जाएंगी। ये तीनों ट्रेनें अलग अलग राज्यों के छोटे शहरों से राज्य की राजधानी के बीच चलाई जाएंगी, जिससे छोटे शहरों से कनेक्टिविटी बेहतर हो सके और यात्रियों का सफर सुविधाजनक हो सके। ये ट्रेन हमारी एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी है और ये ट्रेन के ज़रिए हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी जा पा रहे हैं, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज़ है। सरकार ने कई सारी बहुत अच्छी योजनाएं बनाई हैं, जैसे कि सागरमाला परियोजना है। उसके द्वारा हमारे जो ब्रिजेस हैं और रोड्स वगैरह वो आपस में कनेक्ट हो रही हैं। मेरठ में वंदे भारत आई है, इससे मेरठ के लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ऐसे ही जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट बढ़ता रहेगा, सभी को बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी। खास बात यह है कि ये वंदे भारत रेलगाड़ियां वर्तमान में तीव्र गति से चल रही गाड़ियों की तुलना में यात्रा समय को कम करेंगी। मेरठ सिटी लखनऊ वंदे भारत से लगभग 1 घंटे की बचत होगी। वहीं चेन्नई, एग्मोर, नागरकोइल वंदे भारत से 2 घंटे का समय बचेगा, जबकि मदुरई, बेंगलुरु वंदे भारत से यात्रा के समय में 1.5 घंटे की बचत होगी।
बहरहाल ये नई वंदे भारत रेलगाड़ियां क्षेत्र के लोगों को तीव्र गति और सुविधा के साथ यात्रा करने के लिए विश्व स्तरीय सेवा प्रदान करेंगी और 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेंगी। इन वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की शुरुआत नियमित यात्रियों, पेशेवरों, व्यापारियों और छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए रेल सेवा के एक नए मानक का शुभारंभ करेगी। देश के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो रेलवेज हो, रोडवेज हो, वाटरवेज हो, इनको सुधारने की दिशा में जो केंद्र सरकार के प्रयास हैं वो काफी सराहनीय हैं, जिनका फायदा देश भर के लोगों को मिल रहा है। कैमरा पर्सन राहुल चोपड़ा के साथ निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, मेरठ। तो कनेक्टिविटी को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी, बढ़ावा उसको यहाँ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी मेरठ से लखनऊ के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इससे मेरठ और लखनऊ के बीच 460 किलोमीटर की दूरी महज 7 घंटे में पूरी की जा सकेगी। लखनऊ के लिए वंदे भारत ट्रेन शुरू होने के मौके पर मेरठ के स्कूलों में भारत की अगली पीढ़ी के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विषय पर पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के विजेता छात्रों को वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन समारोह के दौरान पुरस्कृत भी किया जाएगा। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले स्कूली छात्रों से बात की हमारे संवाददाता निशांत सौरभ ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देने जा रहे हैं। शनिवार को मेरठ से लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसको लेकर मेरठ के युवाओं में काफी उत्साह है और उनका ये मानना है कि देश के जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने काफी अहम प्रयास किए हैं। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, मेरठ के स्कूली बच्चे हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जो मेरठ को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देने जा रहे हैं उसको लेकर आप लोगों का क्या कहना है और सरकार ने जो इस दिशा में जो प्रयास किए हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा नाम इशिता कपूर है, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ और वंदे भारत एक्सप्रेस जो अभी कल से स्टार्ट हो रही है मेरठ से लखनऊ के लिए, वो एनवायरनमेंट के लिए सबसे पहले तो बहुत यूजफुल है, अच्छी है, क्योंकि पहली बात तो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं हो रहा, ईवी है, कोई नॉइज पॉल्यूशन नहीं होगा, ऊपर से फैसिलिटीज अच्छी हैं, उसका कॉस्ट भी इतना ज्यादा नहीं है, कॉस्ट रेट कम है। अगर उसके अंदर जो फूड डिलीवर होगा वो भी बहुत हेल्दी होगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर का आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छा बनाया गया और देखने के हिसाब से कि मतलब बच्चे अट्रैक्ट भी होंगे और वो एनवायरनमेंट के लिए भी पॉल्यूट नहीं करेगा, एनवायरनमेंट को भी सेफ है एनवायरनमेंट के लिए। और आपने जो ये जो पेंटिंग बनाई है उसके जरिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अंशिका है, मैं कक्षा 12वीं की छात्र हूँ। हमने इसमें वंदे भारत ट्रेन शो करी है। ये ट्रेन हमारी एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी है और ये ट्रेन के जरिए हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी जा पा रहे हैं क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगी, मेरा नाम समृद्धि है और इस ट्रेन से सबसे पहली बात एनवायरनमेंट इज सेफ, दूसरी चीज़ टाइम मैनेजमेंट इससे हो रहा है। जो डिस्टेंस हमें कवर करने में 24 आवर्स से ज्यादा टाइम लग जाता है वो ये 7 आवर्स में कवर कर रही है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। और दूसरा ये एरोडायनामिक स्ट्रक्चर है इसका, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल है। मेरा नाम तनिष्का गुप्ता है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैंने ये पेंटिंग बनाई है, इसमें हमें दिख रहा है जैसे भारत बहुत तरक्की पे है, आगे चल के हमारा भारत ऐसा भी हो सकता है। क्या है इसमें ये पानी में चलने वाले वाहन जो पानी में चलेंगे, ये हमारी कार ऐसी हो सकती है, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली बस, ये हमारी मेट्रो जैसे अभी वंदे भारत हुई है। मेरा नाम कर्षिता मित्तल है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। वंदे भारत हमारे देश में आई है वो तो अच्छा है ही, लेकिन उसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे भारत में काफ़ी ज़्यादा हम आगे बढ़ रहे हैं। हम वंदे भारत के साथ साथ अगर हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें भी प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की बात कर सकते हैं जो 2021 में लॉन्च हुई थी, या फिर हम भारतमाला परियोजना की बात कर सकते हैं। ऐसी कई सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट निरंतर लॉन्च करती रही है। मेरा नाम दक्ष जैन है, मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। वंदे भारत शुरू हुई है, 2026 तक हमारी बुलेट ट्रेन भी जल्द ही शुरू हो जाएगी इंडिया में। तो जो देश के युवा हैं, जो भविष्य कहे जाते हैं, उनको काफ़ी उम्मीदें और लगातार ये जो उम्मीदें हैं पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में द इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम की अध्यक्षता करेंगे।
पहली बार आयोजित होने वाला ये फोरम दुनिया भर के वैश्विक निवेश को, नीति निर्माताओं, व्यापारिक प्रमुखों और उद्यमियों को एक साथ लाने का कार्य करेगा। इस फोरम का इस बार का विषय है वैश्विक समृद्धि के लिए नेतृत्व। ये फोरम भारत की तेजी से आगे बढ़ती आर्थिक प्रगति से उत्पन्न अवसरों पर चर्चा और संवाद के लिए एक मंच प्रदान करेगा। कोलकाता में हुए दुष्कर्म और हत्या मामले में देश भर में विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। भाजपा लगातार विरोध प्रदर्शन के जरिए प्रदेश की ममता सरकार पर महिलाओं के प्रति जघन्य अपराधों को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। भाजपा का कहना है कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहीं कोलकाता के रेप और अगर खासतौर से इस पूरे मामले की बात की जाए तो इसमें सवालों के घेरे में फंसी तृणमूल कांग्रेस अपने बचाव की भरसक कोशिशें करने में जुटी हुई है। इसी मामले को लेकर टीएमसी आज प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। टीएमसी केंद्र सरकार से दुष्कर्म के दोषियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान वाला कानून पारित करने की मांग करेगी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में लगातार जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं इस मामले में कोलकाता से लेकर दिल्ली तक अलग अलग कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर्स ने अपने स्तर पर भी प्रदर्शन किया है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन जंतर मंतर पर आज शांति मार्च निकालने जा रही है। और बात करते हैं चक्रवाती तूफान को लेकर। दरअसल चक्रवाती तूफान अस्ना गुजरात से आगे निकल गया है। इससे प्रभावित क्षेत्रों पर कोई गंभीर असर नहीं पड़ा। गुजरात के कच्छ तट पर दिन में बना अस्ना अरब सागर में चला गया और तटीय राज्य में कोई खास नुकसान पहुंचाए बिना ओमान की ओर बढ़ गया। वहीं अगर राज्य के मौसम की बात करें तो भारी बारिश के कारण कई शहरों और हजारों गांवों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने बताया कि राज्य में अब तक लगभग 111% बारिश हो चुकी है और 5 सितंबर तक और बारिश होने का अनुमान है। अगर क्षेत्रवार बारिश की बात की जाए तो कच्छ में 177%, सौराष्ट्र में 124%, उत्तर गुजरात में 88%, पूर्व मध्य क्षेत्र में 105% और दक्षिण गुजरात में 111% बारिश हुई है। वहीं वडोदरा में भी स्थिति में सुधार हुआ है। शहर जो पहले विश्वामित्री नदी के उफान के कारण बाढ़ जैसी स्थिति से जूझ रहा था, धीरे धीरे अब सामान्य स्थिति में लौट रहा है क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में जल स्तर कम होने लगा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक आज केरल के पलक्कड़ जिले में आरंभ होगी। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने पलक्कड़ में एक प्रेस वार्ता के दौरान बैठक की जानकारी दी। इस बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विचार किया जाएगा। संबद्ध संगठनों के अनुभव, दृष्टिकोण और जमीनी स्तर के अनुभवों को एक समेकित राष्ट्रीय दृष्टिकोण तैयार करने हेतु चर्चा में लाया जाएगा। सुनील आम्बेकर ने बताया कि यद्यपि सभी संगठन संघ से प्रेरित हैं, लेकिन ये सभी अपने संगठन को मजबूत बनाते हुए विस्तार करते हैं। बैठक में 32 संघ समृद्ध संगठन भाग ले रहे हैं, जिनमें इन संगठनों के अखिल भारतीय अध्यक्ष, संगठन मंत्री और अन्य राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी उपस्थित होंगे। इस बैठक में विभिन्न संगठनों से कुल 230 प्रतिनिधि और 90 राष्ट्रीय स्तर के संघ पदाधिकारी भाग लेंगे। 3 दिवसीय बैठक के दौरान सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, सभी 6 सह सरकार्यवाह और सभी कार्य विभाग प्रमुख इसमें भाग लेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में संसद की संयुक्त समिति की दूसरी बैठक शुक्रवार को संसद भवन परिसर में हुई। समिति के समक्ष ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के मुंबई और दिल्ली स्थित इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स, उत्तर प्रदेश के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और राजस्थान के बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ ने अपने विचार दर्ज कराए। संसद की संयुक्त समिति की अगली बैठक अब 5 और 6 सितंबर को बुलाई गई है। 5 सितंबर को आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर अपने मौखिक साक्ष्य दर्ज कराने के लिए बुलाया, जबकि 6 सितंबर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रतिनिधि, संस्कृति मंत्रालय, जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया और तेलंगाना वक्फ बोर्ड अपने मौखिक साक्ष्य, विचार और सुझाव दर्ज करेंगे।
और इसी के साथ ही हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। और आइए बात करते हैं राजधानी के अस्पतालों को लेकर। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं। विश्व स्तरीय इलाज की बात भी कही जाती है, लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा संचालित चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में बच्चों की मौत को लेकर जो खुलासे हुए हैं उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। एक RTI के जवाब में दिल्ली सरकार के चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय प्रबंधन ने खुद बताया है कि पिछले 5 साल में इस अस्पताल में 4000 से ज्यादा मासूमों की मौत हो चुकी है। अस्पताल प्रबंधन ने बड़ी तादाद में बच्चों की मौत की वजह भी बताई है। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता अमरिंदर गुप्ता की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। केजरीवाल सरकार की नाकामी फिर उजागर। दिल्ली सरकार के अस्पतालों का बुरा हाल। चाचा नेहरू अस्पताल में 4000 से ज्यादा बच्चों की मौत। अस्पताल प्रशासन और केजरीवाल सरकार मौन। देश की राजधानी दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कई तरह के दावे किए जाते रहे हैं। विश्व स्तरीय इलाज की बात भी कही जाती है, लेकिन दिल्ली सरकार के अंतर्गत संचालित बच्चों के जाने माने चाचा नेहरू अस्पताल में एक RTI के जरिए बच्चों की मौत को लेकर जो खुलासे हुए हैं वो खासे चौंकाने वाले हैं। मोहल्ला क्लिनिक के जरिए दिल्ली वासियों की सेहत सुधारने का दावा करने वाली अरविंद केजरीवाल सरकार की नाकामी एक बार फिर से सामने आई है। दिल्ली सरकार द्वारा संचालित चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में पिछले 5 वर्षों में 4000 से ज्यादा नौनिहालों ने दम तोड़ दिया। जिन बच्चों की मौत हुई है उनकी उम्र 5 वर्ष से कम की थी। RTI के जरिए बच्चों की मौत की जानकारी उजागर होने के बाद सरकार बगले झांक रही है और अस्पताल प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। सूचना के अधिकार के तहत मिले आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 से लेकर जून 2024 तक कुल 4095 बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा मौतें 2019 में दर्ज की गईं, जो 875 थी, जबकि साल 2020 में चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में 866 नौनिहालों की मौत हुई। साल 2021 में 626 बच्चों की इस अस्पताल में मौत हुई थी, तो वहीं साल 2022 में 866 बच्चों की मौत सामने आई है। बात करें साल 2023 की, तो इस साल 548 बच्चों की मौत इस हॉस्पिटल में दर्ज की गई। वहीं इस साल जून तक कुल 314 बच्चे काल के गाल में समा चुके हैं। दरअसल RTI एक्टिविस्ट अमित गुप्ता की एक RTI के जवाब में दिल्ली सरकार के चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय प्रबंधन ने ये जानकारी दी है। इतनी बड़ी संख्या में इस अस्पताल में हुई मासूमों की मौत ने RTI एक्टिविस्ट अमित गुप्ता को भी चौंका दिया।
ये आरटीआई मैंने जून में लगाई थी, जून 2024 में। उससे पहले दिल्ली में एक बच्चों के हॉस्पिटल में काफ़ी बच्चों की डेथ हुई थी, तो उस समय चाचा नेहरू का नाम आया था क्योंकि बच्चों की ट्रीटमेंट के लिए वहाँ गए थे। उस समय मेरे दिमाग में सवाल आया था कि जब दिल्ली में इतनी अच्छी हेल्थ सर्विसेज हैं तो लोग क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके बच्चों को, और वो भी ऐसे में जहाँ बच्चों की डेथ हो जाए, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। तो मैंने दिल्ली सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट के पास एक आरटीआई लगाई कि दिल्ली में पिछले 5 साल में 5 साल से कम या 5 साल तक के बच्चों की कितनी डेथ हुई है और उसका मेन रीज़न क्या है। तो उनमें से एक रिप्लाई आया चाचा नेहरू हॉस्पिटल का। तो जब मैंने रिप्लाई देखा मुझे भी थोड़ा सरप्राइज़ हुआ। 5.5 साल में 4100 बच्चों की डेथ, और वो भी 5 साल या 5 साल तक के, यानी कि इससे ऊपर का डेटा अलग और एक सिंगल हॉस्पिटल में। तो बड़ा शॉकिंग डेटा था। हालांकि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार का ये दावा कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं पर वो अपना अधिकतर बजट खर्च करती है, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में लगातार नौनिहालों की हो रही मौतों को देखते हुए झूठा साबित हो रहा है। अमित गुप्ता के आरटीआई के जवाब में अस्पताल प्रबंधन ने बच्चों की मौत की वजह मुख्य तौर पर सेप्सिस, निमोनिया, सेप्टिक शॉक और सेप्टिसीमिया सहित कई अन्य बीमारियां बताई हैं। मैंने आरटीआई को और देखा तो उसमें पता लगा कि उसमें मेजर रीज़न थे कि निमोनिया, कॉज ऑफ डेथ में निमोनिया, सेप्टिक शॉक, सेप्टिसीमिया, मतलब जनरली ये एडवांस स्टेज की बीमारी हो जाती है। मैं मतलब मेडिकल प्रोफेशन से नहीं हूँ, बट इतना तो समझ में आता है कि सेप्टिक अगर किसी को हो रहा है तो मतलब कोई कारण है। निमोनिया है जनरली न्यू बॉर्न बेबीज़ में हो जाता है, पर रिकवर हो जाता है अगर फैसिलिटीज़ अच्छी हों। तो बड़ा सरप्राइजिंग था कि भाई ऐसा क्यों, क्या कारण है। जब एक स्पेसिफिक हॉस्पिटल जो बच्चों के लिए ही है उसमें ये हाल है, तो बाकी जगह क्या आ रहा होगा। ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। डीडी न्यूज की टीम ने चाचा नेहरू अस्पताल से उनका पक्ष जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन अस्पताल प्रशासन के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने इस पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य महकमे ने भी इस गंभीर मामले पर चुप्पी साध रखी है। दरअसल राजधानी दिल्ली का चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय दिल्ली सरकार द्वारा संचालित एक अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी बाल चिकित्सा अस्पताल है, लेकिन दिल्ली सरकार के इस अस्पताल में 5 सालों में विभिन्न वजहों से सैकड़ों की संख्या में नौनिहालों की मौत कई सवाल खड़े कर रही है। दिल्ली में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं देने के दावों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर भी उठ रहे हैं। बहरहाल सूचना के अधिकार कानून यानी आरटीआई के तहत दिल्ली सरकार के अंतर्गत संचालित चाचा नेहरू अस्पताल प्रबंधन के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आरटीआई के तहत अस्पताल की ओर से बताया गया है कि साल 2019 में इस साल जून तक 4000 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। मौत की मुख्य वजह सेप्सिस, निमोनिया और सेप्टिक शॉक समेत दूसरी बीमारियां हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिल्ली का चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय नौनिहालों के लिए कब्रगाह साबित हो रहा है। दिल्ली से चाचा नेहरू अस्पताल से कैमरामैन भीम सिंह के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इतनी बड़ी तादाद में नौनिहालों की मौत न सिर्फ अस्पताल प्रशासन बल्कि दिल्ली सरकार पर भी कई सवाल खड़े करती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, तो यहाँ स्मार्ट सिटी के तहत लोकोशेड पुल की रंगत सुधारने की कवायद चल रही है। पुल पर 3D तस्वीरों में भारतीय क्रिकेट टीम के अब तक के यादगार लम्हे दिखाई यहाँ देंगे। मुरादाबाद नगर निगम और स्मार्ट सिटी की ओर से इसकी पहल शुरू भी हो चुकी है। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिला यूं तो पीतल नगरी के नाम से पूरी दुनिया भर में मशहूर है। दुनिया भर के लोग पीतल के सुंदर सुंदर उत्पादों को देखने और खरीदने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन अब मुरादाबाद की पहचान सिर्फ मुरादाबादी पीतल से ही नहीं बल्कि मुरादाबाद के साफ सुथरे पार्कों और स्वच्छ सड़कों से भी हो रही है। दरअसल मुरादाबाद नगर निगम के स्मार्ट सिटी में चयनित होने के बाद नगर निगम क्षेत्र में तमाम ऐसे कार्य हो रहे हैं जो इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जिन्हें देखने लोग दूर दूर से भी पहुंच रहे हैं। मुरादाबाद नगर निगम शहर की सूरत और सीरत को बेहतर बनाने में लगा हुआ है। इस कड़ी में नगर निगम ने मुरादाबाद के लोकोशेड पुल को क्रिकेट थीम पर सजाया और संवारा है। नगर निगम ने इसके लिए बाकायदा 24 पैनल लगाकर भारतीय क्रिकेट टीम की 75 साल की उपलब्धियों को दर्शाया है। लोकोशेड में ऐतिहासिक मैचों की तस्वीरें लगाई गई हैं।
इसमें 1983 के वर्ल्ड कप से लेकर इस वर्ष भारतीय टीम के द्वारा जीते गए T20 वर्ल्ड कप की शानदार तस्वीरें शामिल हैं। मुरादाबाद के नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल का कहना है कि लोको शेड पुल पर भारतीय क्रिकेट टीम की उपलब्धियों को दर्शाने का उद्देश्य नगर निगम क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि अब हमारा लोको पुल खेल पुल के नाम से जाना जाएगा। यह अपने आप में बड़ी बात है। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद मुरादाबाद नगर निगम और स्मार्ट सिटी के द्वारा सभी क्रिकेट प्रेमियों को एक सौगात देने के उद्देश्य से सभी जो हमारी 75 साल में क्रिकेट की उपलब्धियां रही हैं और जो हमारे महानायक रहे हैं उनके लिए हमने एक 3D वॉल बनाई है जो कि रात में प्रकाशित भी होती है। साथ ही आधे पुल को हमने जो हमारे ओलंपिक में पदक विजेता रहे हैं या राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पे हमारे मेजर ध्यानचंद जी का भी पैनल हमने लगवाने के लिए बात की है और ये सारा पैनल 10 सितंबर तक सारे पैनल लग जाएंगे। अभी जो आधा पुल है वो हमने क्रिकेट को समर्पित किया है। मुरादाबाद को स्मार्ट बनाने की कवायद के तहत लोको शेड पुल पर 1983 में विश्व कप जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों के फोटो लगाए जाएंगे। इसके अलावा विश्व कप जीतने वाली टीम के कप्तान रहे कपिल देव को ट्रॉफी लेते हुए भी दिखाया जाएगा। इसके अलावा इसमें विराट कोहली की भी तस्वीरें दिखाई देंगी। साथ ही बैटिंग करते हुए क्रिकेट खिलाड़ियों के फोटो को भी पैनल में स्थान दिया गया है। वहीं T20 विश्व कप में सूर्य कुमार यादव के जादुई कैच को भी इसमें स्थान दिया जाएगा। भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीतने वाले भी शहर में तस्वीरों के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। मुरादाबाद स्मार्ट सिटी और नगर निगम की ओर से इस पर 10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। मुरादाबाद स्मार्ट सिटी का काम अलग अलग क्षेत्रों में जारी है, लेकिन शहर के लोको शेड पुल पर क्रिकेट की शानदार तस्वीरों के अलावा पुल के आधे भाग को ओलंपिक पदक विजेताओं को समर्पित करने की तैयारी शहर वासियों को रास आ रही है। मुरादाबाद नगर निगम और स्मार्ट सिटी की यह पहल शहर के युवाओं और बच्चों में खेल की संस्कृति विकसित करने के साथ ही उन्हें देश के गौरव से भी जोड़े रखने में मददगार साबित होगी। साथ ही मुरादाबाद पहुंचने वाले लोगों के मन में शहर की बेहतर छवि उभरेगी और देश के युवा इस खेल पुल के बनने से अपने जीवन में भी जीत के प्रति प्रेरित हो सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। तो एक नई पहल जिसके जरिए लगातार न सिर्फ खेलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है बल्कि जो युवा हैं उनको भी इस और ज़्यादा प्रेरित करने के लिए पहल की जा रही है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।